Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru student. This is assessment talks part 2 and this is for grade 9 students because on Monday 25th of September they will be having their maths assessment 2. This video is for grade 9 students. कुछ details थी assessment से related, कुछ guidelines थी, कुछ suggestions थी, तो I thought कि एक वीडियो उन लोगों के लिए भी हो जाए ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। आई होप तुम लोग ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी एंड आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। तुम लोग का फर्स्ट इम्प्रेशन है तो थोड़ी सी मेहनत जो है ना वो ज़्यादा कर लो ताकि ये है कि थोड़ा सा एक तुम लोग का जो है ना वो कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाए। बाकी मैथ्स के असेसमेंट से रिलेटेड मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं इस वीडियो में तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ। तुम लोग को कुछ सजेशंस भी देता हूँ। आई होप तुम लोग वो फॉलो करोगे इंशाल्लाह। बाकी ये वीडियो ज़रूर देख लेना और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा फोकस कर लेना। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। सो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। थोड़ी सी डिटेल्स जो है वो असेसमेंट के बारे में तुम्हारे सिलेबस में भी लिखी हुई थी, उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। यू हैव थ्री टॉपिक्स इन योर असेसमेंट। द फर्स्ट वन इज नंबर्स। नंबर्स में हमने तुम्हें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है इसकी तुम लोग कहाँ से प्रिपरेशन करोगे? इसकी प्रिपरेशन तुम पास पेपर से करोगे। और अगर और मुझसे डिटेल पूछो तो मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि भाई हमने जिस तरह के क्वेश्चंस क्लास में किए थे रिवीजन में, तुम लोग को याद होगा कि बिल्कुल लास्ट क्लास में हमने रिवीजन किया है जिसमें हमने ये टॉपिक को थोड़ा सा जो है वो डिस्कस किया था। तो जिस तरह के क्वेश्चंस हमने क्लास में किए थे बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लो। मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराए थे वो भी मेनली फ्रॉम पास पेपर्स ही थे, तो आप भी उस तरह की प्रैक्टिस कर लो किस तरह डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, और फ्रैक्शंस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देख लो। तो ये टॉपिक इंशाल्लाह जो है वो वहाँ से कवर हो जाएगा। पास पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। थोड़े से मैंने करवा दिए थे, थोड़े से तुम लोग कर लो। वेटेज के बारे में एक क्वेश्चन था कि नंबर्स की वेटेज क्या होगी। तो भाई नंबर्स जो है ना वो 2 to 4 मार्क्स का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा जो है वो असेसमेंट में इससे ज़्यादा मार्क्स का असेसमेंट में नहीं आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी था कि सर असेसमेंट में पेपर वन और पेपर टू होगा। नहीं भाई, असेसमेंट में पेपर वन और पेपर टू नहीं होता। असेसमेंट कंबाइन होता है, उसमें पेपर वन के भी क्वेश्चंस आते हैं, पेपर टू के भी क्वेश्चंस आते हैं। असेसमेंट जो हैं वो एक ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप अपना मिड ईयर का पेपर दोगे और एंड ऑफ ईयर एग्जाम्स दोगे तो वहाँ देयर विल बी टू सेपरेट पेपर्स, P1 एंड P2। P1 में आपको पता है कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, P2 में कैलकुलेटर अलाउ होता है। लेकिन यहाँ एज फार एज योर असेसमेंट इज कंसर्न, देयर इज नो पेपर वन एंड पेपर टू। एक ही पेपर बनेगा, उसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे, P1 के भी होंगे, P2 के भी होंगे। अच्छी बात यह है कि असेसमेंट में जो है वो कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा फर्स्ट असेसमेंट है इसमें भी कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपने डायरेक्ट आंसर जो है वो लिख लो। अगर आपने डायरेक्ट आंसर लिखा, बेशक 1 मार्क का भी क्वेश्चन है, आपको वर्किंग शो करनी है। आपको नेसेसरी वर्किंग, नेसेसरी स्टेप्स का मतलब ये होता है कि भाई अगर एक स्टेप ऐसा है कि जो बहुत आसान सा है और आप चाहते हो उसको स्किप करना तो आप स्किप करो, लेकिन फॉर्मूला लिखना, उसमें वैल्यूज इंसर्ट करना और आंसर लिखना, ये सारे नेसेसरी स्टेप्स होते हैं, ये आपको शो करने हैं, ठीक है। डजेंट मैटर कि 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको वर्किंग करके दिखानी है। बेशक आप कैलकुलेटर से अपने आंसर को वेरीफाई कर लो। जैसे अगर मैं आपको दो फ्रैक्शंस देता हूँ और मैं कहता हूँ इनको ऐड करो, तो ऐसा ना करना कि फ्रैक्शंस जो है वो ऐड आपने जो है वो सवाल के आगे इक्वल्स टू डाल के डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो मैं उसके मार्क्स नहीं दूंगा, ठीक है। आप पूरी वर्किंग करोगे, कॉमन जो है वो डिनोमिनेटर्स बनाओगे, मुझे शो करोगे कि आपने किससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आप अपना आंसर लिखोगे। बेशक आप कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लो अपना आंसर, उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है। लेकिन आपको वर्किंग दिखानी है। मैंने यहाँ भी लिख दिया कैलकुलेटर इज अलाउड बट यू हैव टू शो ऑल द नेसेसरी वर्किंग, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो एड्रेस हो गया कि भाई P1 P2 कुछ भी नहीं है, एक ही पेपर है, ठीक है। और वो 25 मार्क्स का है। 50 मिनट्स आपको मिलेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए। 50 मिनट्स आर मोर देन इनफ, ठीक है। पेंसिल से सॉल्व करके उसको अगर आप पेन से आउटलाइन करोगे तो इससे आपका टाइम ज़ाया होगा। कोशिश करना कि आप जो है ना अपने पेपर्स में कॉलम्स बना लेना और पेन से ही डायरेक्ट काम शुरू करो, ठीक है। और साफ साफ काम करने की कोशिश करो। अगर कुछ गलत हो जाता है तो आपने वहाँ एक बस पेन से लाइन मारनी है। आप जो है वो इन्विजिलेटर से शीट लेके अटैच भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि भाई वर्किंग की स्पेस कम है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज आप अपने इन्विजिलेटर से डिस्कस कर लो। बस पेपर में ज़्यादा कटिंग ना करना। और अगर आप पेंसिल से करना चाहो, पेंसिल से करके फिर उसको लाजमी जो है ना आपको
जो है वो पेन से दोबारा लिखना पड़ेगा, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, डबल मेहनत आपकी लगेगी। लेकिन ये है कि मैंने काफ़ी सारे बच्चों को देखा है कि वो कंफर्टेबल होते हैं, पहले पेंसिल से सॉल्व करते हैं, फिर उसको जो है वो पेन से करते हैं। लेकिन हम ये तरीका जो है वो सख्ती से मना करते हैं, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है आपका। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप जो है रीचेकिंग कर लोगे, अपनी अपनी मिस्टेक्स देख लोगे। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि भाई डायरेक्ट पेन से स्टार्ट करो, कॉलम्स बनाओ, छोटी छोटी जो है वो वर्किंग जो है वो शो करो, ताकि ये है कि आपको भी तसल्ली हो जाए कि आपका काम सही है और हमें भी चेकिंग करने में आसानी हो जाए। तो फर्स्ट टॉपिक नंबर्स की बात हो गई। 2 और 4 मार्क्स की इसकी वेटेज है, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस जो है वो तुम पास पेपर से प्रैक्टिस करोगे, या फिर जो रिवीजन क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो प्रैक्टिस कर लो। ये मोर देन इनफ है। सेकंड टॉपिक इज अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा में हमने आपको दिया है फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंशन बोथ आर इंक्लूडेड। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टराइजेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंशन? फैक्टराइजेशन में देखो, यू हैव टू टेक कॉमन, या फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगाते हो, या आइडेंटिटीज यूज करते हो। ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस में आपके पास अगर दो टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, तो फिर आप ये देखते हो कि क्या दो टर्म्स में कुछ कॉमन है, कॉमन लेके आप ब्रैकेट बना लेते हो। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो फिर आप देखते हो कि आइडेंटिटी लग रही है, तो आइडेंटिटी से जो है वो आप ब्रैकेट्स बना लेते हो। या फिर ये है कि अगर 3 टर्म्स उसने दी हुई हैं तो फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगता है क्वाड्रेटिक में। और अगर 4 टर्म्स उसने दी हुई हैं लीनियर में, तो फिर आप जो है वो दो दो का पेयर बना के कॉमन लेते हो, ठीक है। तो ये वाले जो सारे क्वेश्चंस हैं फैक्टराइजेशन में, तीनों तरह के क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। 2 टर्म्स वाले भी कर लेना, 3 टर्म्स वाले भी कर लेना, और 4 टर्म्स वाले भी कर लेना, ठीक है। इसमें क्वाड्रेटिक और लीनियर दोनों करना, ठीक है। और एक्सपेंशन की बात करूं तो एक्सपेंशन में सिंगल ब्रैकेट के क्वेश्चंस आते हैं, डबल ब्रैकेट के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब एक नंबर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ होगा, और फिर ये इस तरह के भी क्वेश्चंस आएंगे कि दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने के लिए दे देंगे। तो ये फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन जो है ना, ये दोनों चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक है। और फैक्टराइजेशन में आइडेंटिटीज भी आ जाती हैं, तो आइडेंटिटीज को भी अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड को भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अलजेब्रा का पार्ट हो गया। अलजेब्रा की वेटेज जो है ना वो 8 to 10 मार्क्स की है। तो 8 to 10 मार्क्स जो है वो काफ़ी मार्क्स हैं। तो इसका मतलब है कि तुम्हें अलजेब्रा जो है वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अलजेब्रा के लिए भी पास पेपर से प्रैक्टिस कर लो। पास पेपर के कुछ क्वेश्चन तो मैंने क्लास में तुम्हें कराए थे, बाकी जो है वो तुम इसको बुक से भी कर सकते हो। ये D2 में भी तुम्हें अलजेब्रा मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि तुम पास पेपर से प्रैक्टिस कर लो। उसमें क्वेश्चन जो है वो इतने मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएंगे। द थर्ड एंड द मेन टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो वेटेज है वो 10 to 15 मार्क्स की है। इसमें सारी चीज़ें तुम्हें करनी है, कुछ नहीं छोड़ना। ग्रेडियंट और स्लोप का क्वेश्चन आएगा। ग्रेडियंट और स्लोप का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। दो तरीके से ग्रेडियंट हमने जो है वो फाइंड आउट करना सीखा था। एक हमारे पास जो है वो 2 पॉइंट फार्मूला मेथड था, और एक हमारे पास इक्वेशन वाला मेथड था। तो दोनों तरीके से तुम्हें ग्रेडियंट निकालनी आनी चाहिए। फॉर्मूलाज तुम्हें पेपर में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, तुम्हें फॉर्मूलाज याद करके जाने हैं अच्छी तरीके से। जो फॉर्मूलाज उनको याद कर लेना। मिड पॉइंट का क्वेश्चन आएगा। मिड पॉइंट के लिए तुम्हें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे, बोलेंगे फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू कोऑर्डिनेट्स। तो मिड पॉइंट की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुमने एक ही बात देखी थी कि हम हमेशा अपने फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 बोलते हैं, सेकंड पॉइंट को x2 y2 कहते हैं। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हर क्वेश्चन में जो है वो चल रहा होता है। तो उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। डिस्टेंस और लेंथ फार्मूला अच्छी तरीके से याद कर लेना, वो स्क्वायर रूट वाला होता है, ठीक है। इसको हम डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं और लेंथ भी कहते हैं। और इक्वेशन ऑफ लाइन, हाउ टू मेक एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आपको पता है दो चीज़ें चाहिए होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज द ग्रेडियंट, एंड द सेकंड थिंग इज द वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना। और आफ्टर फाइंडिंग एम एन सी फिर इक्वेशन कैसे बनती है, तो ये अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। एक्सरसाइजेस की बात करूँ तो एक्सरसाइज 6A है, 6B है, 6C है, ठीक है। बुक के तो हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। अगर तुम वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरीके से, जो वर्कशीट्स मैंने तुम्हें दी हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वो सॉल्व कर लो। बाकी अगर तुम चाहते हो पास पेपर से, तो एक दो क्वेश्चंस जो है वो पास पेपर से भी ट्राई कर लो, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ ही रहना। ग्रेडियंट और स्लोप जो है वो कैसे निकालते हैं, और मिड पॉइंट, डिस्टेंस और लेंथ फार्मूला, तो फार्मूलाज याद कर लेना अच्छी तरीके से। और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो है ना, वो फिलहाल हम लोग असेसमेंट में देना जो है वो ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि थोड़ा सा ये है कि अभी फ़िलहाल ये फर्स्ट टाइम है, और ये है कि बेसिक चीज़ें तुमने अभी की हैं, तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर ये है कि एडवांस लेवल चीज़ें भी तुम इंशाल्लाह कर लोगे। बाकी 6B में जो है वो ग्राफ के क्वेश्चन थे, तो डेफिनेटली वो आपको सारे करने हैं। 6B में हमने एरिया और पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट करना सीखा था। तो एरिया और पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है। बेसिकली पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो पेरीमीटर के लिए आपको लेंथ फार्मूला यूज करना पड़ता है।
आपको सारी साइड्स की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। और फिर जब एरिया की बात करते हैं तो एरिया उसमें ट्राइंगल ही हमने यूज़ किया था मेनली। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तुम्हें याद होना चाहिए। और बेस और हाइट का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। देखो मैंने तुम्हें क्लास में भी ये बात बताई थी कि बेस और हाइट जो है ना, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको बेस ले रहे हो तो ये आपकी हाइट बन जाएगी। तो बेस और हाइट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो मैं तुमसे यही क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई आउट ऑफ दीज थ्री साइड्स विच वन यू विल टेक एज द बेस। तो तुम बोलोगे सर ये वाली हम बेस लेंगे क्योंकि ये फ्लैट साइड है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हम बेस लेंगे। अगर ये आपने साइड बेस लिया है तो फिर डेफिनेटली हाइट बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे टॉप तक, तो दिस विल बी द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बेस को हाफ करना है क्या? नहीं, बेस को हाफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एरिया पूरे ट्राइंगल का निकालना है। तो फिर आप हाफ क्यों कर रहे हो बेस? आपको अगर आधे ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा तब आप हाफ करोगे ना बेस, अभी तो आपको पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो आप फिर बेस भी जो है वो पूरी लोगे। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इस तरह का ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, आपने ये वाली बेस ले ली, और फिर ये जो जो लाइन आपको नजर आ रही है ये आपकी हाइट बन गई। ठीक है ना, तो हाइट और बेस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हाइट और बेस आइडेंटिफाई कर ली तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक एक ट्राइंगल और बनाया है इस तरह का। ये जो आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है ब्लू वाला, ये भी ट्राइंगल है। तो इसमें डेफिनेटली मैं ये वाली साइड बेस लूंगा। तो अगर मैंने ये वाली साइड बेस ली ना, तो अब देखो इसकी जो हाइट है ना वो आउटसाइड द ट्राइंगल बन रही है। तो कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ट्राइंगल की हाइट जो है वो बाहर कैसे बन सकती है? तो डेफिनेटली बन सकती है भाई। हाइट जो है ना वो स्ट्रेट लाइन होती है, कभी भी आप इसको हाइट नहीं ले सकते, ये ट्राइंगल की हाइट नहीं है। ठीक है, ट्राइंगल की हाइट जो है वो हमेशा वर्टिकल होती है, तो सीधी लाइन होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अगर ये मेरी बेस है तो ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया, तो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो ये ट्राइंगल की हाइट हो गई। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल की हाइट, अब ये वाली लाइन मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकता था इस तरह। अगर मैं आपसे बोलता कि भाई मुझे हाइट चाहिए तो मैं हाइट यहाँ भी ड्रॉ कर सकता था, ये भी हाइट हो गई। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो हाइट और बेस का क्लियर करना, कि बेस और हाइट जो है ना दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर तुम्हें बेस और हाइट पता चल जाएगी तो फिर एरिया का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एरिया के लिए तो सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया और पेरीमीटर वाले क्वेश्चंस लाजमी ट्राई करना। ठीक है, और अगर एरिया आपको ट्राइंगल का निकालने के लिए देगा तो वो प्रॉपर फिगर बना के देगा। यू जस्ट हैव टू काउंट द बेस एंड काउंट द हाइट, क्योंकि अगर वो फिगर बना के देगा तो वो ग्राफ पे बनी होगी प्रॉपर, तो वहां से तुम जो है वो। और चूंकि हमने अभी खुद ही डिसाइड किया कि भाई हम फ्लैट साइड को बेस लेते हैं, तो फिर आप ये इसकी लेंथ जो है ना वो काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने जो है वो इसकी भी लेंथ काउंट कर ली, और ये वर्टिकल बन जाती है तो इसकी भी आपने जो है वो हाइट जो है वो नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर लिए। अच्छा, नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करने से पहले स्केल को भी जरूर देख लेना, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें स्केल 1 2 3 4 5 था, और कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे जिसमें स्केल था 0 2 4 6। तो ये भी देख लेना कि भाई एक बॉक्स जो है ना वो कितने के बराबर है, तो उससे फिर तुम्हें बेस और हाइट निकालने में आसानी हो जाएगी। बाकी इक्वेशन का मैंने बता दिया कि भाई इक्वेशन की इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है। और फिर हमने 6C में इस तरह के भी क्वेश्चंस किए थे कि भाई एक इक्वेशन आपको देगा, बोलेगा दिस लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट, और उस पॉइंट में जो है वो एक्स की वैल्यू दे देगा 4, वाई की वैल्यू दे देगा ए, और फिर आपसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना है। इसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट जो होता है उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमें जो है वो वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। तो ये वाले क्वेश्चंस की भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझ लो कि एक एक मार्क का अगर हर क्वेश्चन भी आता है तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से कवर हो जाएंगी। पेपर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो कोशिश करना कि मतलब ज़्यादा कटिंग ना करो, क्योंकि जैसी कटिंग करना शुरू करते हो ना पैनिक करना शुरू कर देते हो, और फिर पैनिक के बाद फिर आपसे पेपर होता नहीं है। पेपर इतना मुश्किल नहीं है, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने नहीं की हुई। हाँ, एक बच्चे ने मुझसे ये कहा था कि सर मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड हमने जो है वो इतना डिटेल में नहीं किया है। लेकिन यार मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अगर फैक्टराइजेशन आ जाए ना तो मिडिल टर्म लाजमी आता है, तो मिडिल टर्म की प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ वीडियोस बना के तुम लोग की हेल्प कर दूं। तो मैं कोशिश है मेरी, वैसे मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी और मिडिल टर्म ब्रेकिंग की भी, तो वो मैं तुम लोग के साथ गूगल क्लासरूम पे शेयर कर चुका हूँ। तो वहाँ से अगर तुम देख लो थोड़ा तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और अच्छी हो जाएगी। बाकी वर्कशीट सॉल्व कर लेना, बिकॉज यू हैव टू सबमिट दोज वर्कशीट्स ऑन मंडे। बाकी यही डिटेल्स थी मेरे पास सारी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर लेना ताकि ये कि सारे बच्चों को जो है वो आंसर्स पता चलते रहें।
बाकी आई विल ट्राई टू कंडक्ट अ क्वेश्चन आंसर सेशन एज वेल। कुछ वीडियोस बना रहा हूँ तुम लोग के लिए, इंशाल्लाह वो भी देख लेना। क्वेश्चन आंसर सेशंस भी कंडक्ट करूंगा इंशाल्लाह। वो यूट्यूब पे ही करूंगा, तो वो उधर ही इन्फॉर्म करूंगा कि वो कब करूंगा। तो इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में मिलते हैं। ठीक है। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।